हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था अबाउट द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जो मेजर टूल्स होते हैं विच यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें आता है आपका एंजाइम्स, इसके अलावा क्लोनिंग वेक्टर, पैसेंजर डीएनए एंड होस्ट सेल। ये सारे मैंने बताए थे आपको मेजर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सारे के सारे मेजर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें मैं एंजाइम्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था अपनी लास्ट क्लास में। एंजाइम्स में मैंने बताया आपको लाइसिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम्स, एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस, डीएनए पॉलीमराइजिंग एंजाइम, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स मैंने बताया। क्लीविंग एंजाइम्स में मैंने आपको बताया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो लास्ट क्लास में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बता चुका हूं। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज भी बता चुका हूं और किस तरीके से ये डीएनए को कट करता है, ये मैकेनिज्म भी मैं अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोनिंग वेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लोनिंग वेक्टर में काफी सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए टॉपिक को ध्यान से समझना है। आर यू गेटिंग और नॉट? इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आपको एग्जाम में मिल जाता है। तो क्लोनिंग वेक्टर को ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज एग्जैक्टली क्लोनिंग वेक्टर। जैसे कि क्लोनिंग वेक्टर में पहले भी डिस्कस कर चुका था कि जो क्लोनिंग वेक्टर होता है, क्लोनिंग मतलब मल्टीपल कॉपीज, वेक्टर मतलब कैरी, जो मतलब कैरियर। वेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरियर। तो क्लोनिंग वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर, यानी कि क्लोनिंग वेक्टर किसे कहते हैं? जो कि फॉरेन जीन को कैरी करे। पहला दो कंडीशन है यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर के लिए, एक तो वो जो कि फॉरेन जीन को कैरी करे, और दूसरा वो फॉरेन जीन को तो कैरी करे ही, और जब वो फॉरेन जीन को होस्ट सेल में लेके जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन भी करे, अपनी मल्टीपल कॉपीज भी बनाए। तो यहाँ पे टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लोनिंग वेक्टर के। पहला कि वो फॉरेन जीन को कैरी करता है, और दूसरा वो अपनी मल्टीपल कॉपीज तैयार करता है। अगर वो अपनी मल्टीपल कॉपीज तैयार नहीं करेगा तो उसके साथ जो फॉरेन जीन है उसकी भी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, और अगर मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस नहीं हुई तो डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। आर यू गेटिंग और नॉट? तो क्लोनिंग वेक्टर बहुत ही एसेंशियल इवेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो जैसे कि मैं आपको अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर 1 में भी बता चुका था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज ओनली पॉसिबल ड्यू टू टू सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज। तो दो सिग्निफिकेंट डिस्कवरी की वजह से ही जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुआ। सबसे पहले मैंने बताया आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जो कि डीएनए को कट कर देता है, और दूसरा क्या हुआ? क्लोनिंग वेक्टर। ये दोनों सिग्निफिकेंट डिस्कवरी जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। एग्जैक्टली। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट क्लोनिंग वेक्टर, सो लिसन केयरफुली। तो सी व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर एग्जैक्टली। देखिए, ध्यान दीजिए। क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर एग्जैक्टली है क्या? देखिए प्लीज। क्लोनिंग वेक्टर, इसको व्हीकल डीएनए या कैरियर डीएनए भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को फॉरेन जीन को कैरी करता है। दिस इज ऑल्सो बीन नोन एज व्हीकल डीएनए और कैरियर डीएनए, क्योंकि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने साथ कैरी करने का काम करता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड व्हीकल डीएनए और कैरियर डीएनए। क्लोनिंग वेक्टर कई टाइप के होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, आई विल डिस्कस इन डिटेल। दूसरा, इट प्रोड्यूस इट्स मल्टीपल कॉपीज। मल्टीपल कॉपीज भी ये प्रोड्यूस करता है। क्लोनिंग नाम है तो मल्टीपल कॉपीज भी ये प्रोड्यूस करेगा। इज दैट क्लियर? तो मल्टीपल कॉपीज भी प्रोड्यूस करता है। इज दैट क्लियर? और इसके अलावा ये फॉरेन जीन को कैरी करता है। ये दोनों इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो इट कैरी व्हीकल डीएनए, इट कैरी फॉरेन जीन और प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज। ये क्लोनिंग वेक्टर के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा क्लोनिंग वेक्टर के कुछ फीचर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन फीचर्स के बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। एनसीईआरटी में भी ये फीचर्स दिए हैं, तो ये फीचर्स आपको ध्यान से समझनी है। सबसे पहला फीचर, नंबर 1, फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में नंबर 1 कौन सा हुआ बेटा? ओरी। ओरी को आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? सपोज दैट ये क्लोनिंग वेक्टर है। इस क्लोनिंग वेक्टर के कुछ फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे ये ओरी है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ये सीक्वेंस ऑफ डीएनए है क्लोनिंग वेक्टर में। सपोज दैट क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड में एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए होती है ओरी, और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, इट इनिशिएट दी डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए की रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की मल्टीपल कॉपीज को बनाने में हेल्प करता है। ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? This is the sequence of DNA in cloning vector.
ये क्लोनिंग वेक्टर में एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जिसको आप ओरी कहते हैं, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसका काम क्या है? इट इनिशिएट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को इनिशिएट करता है। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब होता है डबल कॉपी, डीएनए की एक कॉपी से दूसरी कॉपी तैयार हो जाती है, एक से दो कॉपी डीएनए तैयार हो जाती है, इसको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। अबाउट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन डिटेल आई विल डिस्कस इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने में ये ओरी यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हेल्प करता है। तो इट प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, हेल्प्स टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, यानी कि ये इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने में हेल्प करता है। तो ये कॉपी को बढ़ाने में हेल्प करता है। हेल्प्स टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज को बनाने में ये ओरी यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हेल्प करता है। इसके बिना डीएनए की मल्टीपल कॉपीज नहीं होगी, इसके बिना क्लोनिंग वेक्टर का कोई सेंस ही नहीं निकलता है। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब ही मल्टीपल कॉपीज बनाना होता है। अगर ओरी यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए कैन नॉट बी पॉसिबल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा जो दूसरा कैरेक्टर है, सेकंड फीचर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर, इसको मैं समझाने से पहले एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से एक हाइपोथेटिकल डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको समझा सकता हूं सिलेक्टेबल मार्कर एग्जैक्टली है क्या। इज दैट क्लियर? सिलेक्टेबल मार्कर, व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर एग्जैक्टली? तो इसको बताने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। सपोज दैट ये हमारे पास एक कल्चर मीडियम है, दिस इज ए कल्चर मीडियम। इस कल्चर मीडियम में हमारे पास होस्ट सेल या काफी सारी बैक्टीरियल सेल्स हैं, काफी सारी होस्ट सेल या काफी सारी बैक्टीरियल सेल्स हैं। इज दैट क्लियर? अब इस होस्ट सेल में हम क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोनिंग वेक्टर होता है आप उसको रिकॉम्बिनेंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? रिकॉम्बिनेंट। ये मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको पहले ही बता चुका हूं। ये आपके पास सारे के सारे क्लोनिंग वेक्टर हैं, लिसन केयरफुली। यहां पे सारे के सारे क्लोनिंग वेक्टर हैं आपके पास ये। अब इन क्लोनिंग वेक्टर्स को आप क्या करते हैं बेटा, इन क्लोनिंग वेक्टर्स को आपको इन बैक्टीरियल कॉलोनीज में इंट्रोड्यूस करना है। यहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, कोई एक बैक्टीरिया नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, और इन बैक्टीरिया में आप इन क्लोनिंग वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपने इन बैक्टीरिया में इन क्लोनिंग वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये क्लोनिंग वेक्टर्स हैं। क्या है बेटा? ये क्लोनिंग वेक्टर्स। इन क्लोनिंग वेक्टर्स को आपने इन बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये जितने भी यहाँ पे बैक्टीरिया, ये कंपलसरी नहीं है कि सारे के सारे क्लोनिंग वेक्टर सारे बैक्टीरिया में चले जाएंगे। तो यहाँ पे दो टाइप के बैक्टीरिया बनेंगे। जब व्हेन यू विल इंट्रोड्यूस द क्लोनिंग वेक्टर इनसाइड द बैक्टीरिया, यू विल गेट द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। आपको दो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया मिलेंगे। एक वो जिसमें क्लोनिंग वेक्टर एंटर कर गया है, या तो क्लोनिंग वेक्टर एंटर करेगा किसी बैक्टीरिया में या नहीं करेगा, दो ही कंडीशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं आपको। एक वो जिसमें क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस कर गया है, और दूसरा वो जिसमें क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो जिसमें क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस कर गया है उसको आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसमें क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं किया है उसको आप कहते हैं बेटा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो क्लोनिंग वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद यू विल गेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। यहां पे आपको दो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया मिलेंगे। देखिए सपोज दैट इसमें क्या होगा कि आपको दो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया मिलेंगे। एक वो जो कि ट्रांसफॉर्मेंट और दूसरे वो जो कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसी में देख लेते हैं। सपोज दैट यहां पे कुछ बैक्टीरिया में क्लोनिंग वेक्टर एंटर कर गया है। मैं यहां पे इसको मार्क कर देता हूं। इन सब में देखिए क्लोनिंग वेक्टर एंटर कर गया है। देखिए मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें क्लोनिंग वेक्टर एंटर कर गया है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे जिसमें क्लोनिंग वेक्टर एंटर नहीं किया। तो जिस बैक्टीरिया में क्लोनिंग वेक्टर एंटर कर गया उसको आप कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। जिसमें क्लोनिंग वेक्टर एंटर कर गया यानी कि विद वेक्टर, दैट यू कॉल ट्रांसफॉर्मेंट। द बैक्टीरिया इन विच क्लोनिंग वेक्टर्स एंटर, जिसमें कि क्लोनिंग वेक्टर एंटर कर गया है उस बैक्टीरिया को आप ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। लेकिन एक दूसरा बैक्टीरिया जिसमें क्लोनिंग वेक्टर एंटर नहीं किया उसको आप क्या कहेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अभी आप यहां पे जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको तो ऐसा बैक्टीरिया चाहिए ना, ऐसी होस्ट सेल चाहिए जिसमें क्लोनिंग वेक्टर एंटर कर गया है, जो रिकॉम्बिनेंट हो चुका है। तो रिकॉम्बिनेंट हो चुका है जिसमें क्लोनिंग वेक्टर एंटर कर चुका है, आपको वो होस्ट सेल चाहिए। आपको वो होस्ट सेल बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें कि डीएनए एंटर नहीं किया है। अगर वो
क्यों नहीं चाहिए ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सपोज दैट यू विल गेट ए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अगर आपको एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मिल जाता है, एक ऐसी सेल मिल जाती है जिसमें क्लोनिंग वेक्टर गया ही नहीं और उससे मल्टीप्लिकेशन होता है, तो प्रोडक्ट तो आएगा नहीं ना आपका। तो प्रोडक्ट तो किससे आएगा आपका? प्रोडक्ट उसी से आएगा जिसमें क्लोनिंग वेक्टर गया है, यानी कि प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेंट से ही बनेगा। जो डिजायरेबल प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर जीन का, वो उसी से बनेगा जिसमें कि वो क्लोनिंग वेक्टर एंटर किया है, जो कि ट्रांसफॉर्मेंट है। वो प्रोडक्ट उससे नहीं बनेगा जिसमें क्लोनिंग वेक्टर एंटर नहीं किया है, और जिससे कि कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसको आप क्या कहेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो आपको यहां पे किसका सिलेक्शन करना है बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट का, क्योंकि उसमें क्लोनिंग वेक्टर है, क्योंकि उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है। आपको किसको एलिमिनेट करना है बेटा? आपको उसको एलिमिनेट करना है जिसमें क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उससे डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो सिलेक्टेबल मार्कर का जो यूज होता है, सिलेक्टेबल मार्कर का जो मेन फंक्शन है, सिलेक्टेबल मार्कर का मेन फंक्शन है ये ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट कर देता है। हेल्प्स टू सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे सिलेक्ट करेगा और एलिमिनेट कैसे करेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को, ये भी आपको ध्यान से समझना है। लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए प्लीज। तो इसमें क्या होगा एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू। तो सिलेक्टेबल मार्कर समझ आया? सिलेक्टेबल मार्कर एग्जैक्टली क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर जो है ये क्या करते हैं? हेल्प्स टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट्स, सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल है सिलेक्टेबल मार्कर का। यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट जिसके पास वेक्टर है वो ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसके पास वेक्टर नहीं है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। एंड एलिमिनेट करेगा किसको? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट करेगा और सिलेक्ट करेगा ट्रांसफॉर्मेंट्स को। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल बी एलिमिनेट एंड सिलेक्ट। क्या होगा सिलेक्ट बेटा? सिलेक्ट होगा ट्रांसफॉर्मेंट। और ये काम कौन करेगा? सिलेक्टेबल मार्कर। अब एग्जैक्टली सिलेक्टेबल मार्कर है क्या और ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करेगा, यानी कि ऐसे सेल को सिलेक्ट करेगा जो रिकॉम्बिनेंट है। ये कैसे रिकॉम्बिनेंट सेल को या ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करेगा और कैसे ये एलिमिनेट करेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल को, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सो लिसन केयरफुली। तो एग्जैक्टली ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है ये है एक जीन। जैसे मैंने बताया आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो एक जीन है जो कि डीएनए की क्लोनिंग वेक्टर की मल्टीपल कॉपीज तैयार करने में हेल्प करता है। ऐसे ही सिलेक्टेबल मार्कर भी एक जीन है। और ये जीन क्या है? दिस इज जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। Is that clear to all of you? तो selectable marker is what? This is nothing but this is gene resistance to antibiotics. तो this is gene resistance to antibiotics. ये selectable marker exactly gene resistance to antibiotics, antibiotics को रेसिस्ट करने वाला जीन है। Are you getting or not? यानी कि ये प्लाज्मिड में एक ऐसा जीन है। जनरली कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जिनमें ये जीन नेचुरली प्रेजेंट रहता है, जीन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। आपको पता होना चाहिए जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स भी देता है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। आर यू गेटिंग और नॉट? लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिसमें कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नेचुरली होता है, वो एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसने उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, उसके पास रेजिस्टिविटी है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें नेचुरली ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है और वो अपने आप को एंटीबायोटिक से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को किल कर सकता है। तो जैसे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से, ऐसी बैक्टीरिया अपने आप को एंटीबायोटिक से प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। इज दैट क्लियर? कुछ बैक्टीरिया में नेचुरली होता है, कुछ में नहीं होता है। इज दैट क्लियर? कभी कभी हम क्या करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर आर्टिफिशियली भी डेवलप करते हैं, यानी कि उस बैक्टीरिया में अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है तो हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाल दिया। उसके प्लाज्मिड में अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, क्योंकि हमें उसका प्लाज्मिड इस्तेमाल करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो हमें उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डालना ही पड़ेगा। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, यानी कि जो कि एंटीबायोटिक से रेसिस्ट कर जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर क्लोनिंग वेक्टर के पास ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा, सपोज दैट ये क्लोनिंग वेक्टर है, प्लाज्मिड है, इसके पास एक पर्टिकुलर जीन है, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आपने मान लिया, कंसीडर कर लिया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। आपने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के नाम सुने होंगे, मैं लिख भी देता हूं। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कौन कौन से हो सकते हैं? these antibiotics may be tetracycline, kanamycin, chloramphenicol, ampicillin,
ये देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ एम्पिसिलिन, देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स व्हिच किल द बैक्टीरिया। इन सब एंटीबायोटिक्स के लिए इनके पास रेजिस्टेंट जीन है, यानी कि इन सब एंटीबायोटिक्स की प्रेजेंस में अगर इनके पास रेजिस्टेंट जीन होगा, ये एंटीबायोटिक्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इज दैट क्लियर? सपोज दैट ये वेक्टर है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन डाल दिया हमने, ये इसके पास वेक्टर है ये, और इसका एक कैरेक्टर है, ये सिलेक्टेबल मार्कर है। व्हाट इज दिस बेटा? क्या है बेटा? दिस इज सिलेक्टेबल मार्कर। ये सिलेक्टेबल मार्कर है। क्या क्यों है ये सिलेक्टेबल मार्कर? क्योंकि ये जीन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स है। अब मैंने बता दिया कि ये सिलेक्टेबल मार्कर जो है जीन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स है, हेल्प्स टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे सिलेक्ट करता है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे एलिमिनेट करता है, ये ध्यान दीजिए। ये मैं डायग्राम आपको बता चुका हूं। सपोज दैट यहां पे आपने पहले क्लोनिंग वेक्टर डाला, क्लोनिंग वेक्टर से कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट बन गए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में क्लोनिंग वेक्टर नहीं गया, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हुए। सपोज दैट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट कितने हैं, मैंने आपको बता दिया ट्रांसफॉर्मेंट। फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मेंट यानी कि जिसके पास वेक्टर है वो 1000 नंबर है। कितने हैं? 1000 नंबर वेक्टर्स हैं, 1000 ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन से हैं? यहाँ पे जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सपोज दैट फॉर एग्जांपल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट 2000 है। कितने बेटा? 2000। लेकिन आपको ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं चाहिए। ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे आप? अब इस स्टेप में आप क्या करते हैं बेटा? ये सपोज दैट कल्चर मीडियम है, इस कल्चर मीडियम में दोनों बैक्टीरिया हैं, इस कल्चर मीडियम में दोनों बैक्टीरिया हैं, ट्रांसफॉर्मेंट भी और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी। रिकॉम्बिनेशन जिसका हुआ है वो भी और रिकॉम्बिनेशन जिसका नहीं हुआ है वो भी। क्लोनिंग वेक्टर जिसमें गया है मतलब ट्रांसफॉर्मेंट, और क्लोनिंग वेक्टर जिसमें नहीं गया मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दोनों टाइप के बैक्टीरिया होंगे। लेकिन सपोज दैट ये क्लोनिंग वेक्टर जिसमें गया, सपोज दैट उसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, यानी कि ये टेट्रासाइक्लिन का मतलब है एंटीबायोटिक्स है। अगर आपने यहाँ पे अगर इस क्लोनिंग वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर होगा, यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगा, और अगर आपने इस एंटीबायोटिक्स को इसमें डाल दिया तो बेटा कौन से सर्वाइव करेंगे? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपके पास ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसमें क्लोनिंग वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है तो क्लोनिंग वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी है। इज दैट क्लियर? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किसके पास हुआ बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट के पास। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किसके पास नहीं हुआ बेटा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास। इज दैट क्लियर? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें एंटीबायोटिक डालने के बाद आपके पास कल्चर मीडियम में ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दोनों टाइप के बैक्टीरिया है। आपको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं चाहिए, ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए। एंटीबायोटिक्स आपने डाल दिया तो कौन सर्वाइव करेगा, कौन सर्वाइव नहीं करेगा? ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ट्रांसफॉर्मेंट सर्वाइव करेगा या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सर्वाइव करेगा? बताइए आप, मैं बताता हूं आपको कि यहां पे जो सर्वाइव करेगा वो करेगा ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल बी डाई। भाई आपने एंटीबायोटिक्स डाला, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किसके पास है? क्लोनिंग वेक्टर के पास है। क्लोनिंग वेक्टर किसके पास है? ट्रांसफॉर्मेंट के पास है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हुआ, यानी कि उसने उस एंटीबायोटिक से अपने आप को रेसिस्ट कर लिया है। ट्रांसफॉर्मेंट ने अपने आप को एंटीबायोटिक से रेसिस्ट कर लिया। अगर ट्रांसफॉर्मेंट ने अपने आप को एंटीबायोटिक से रेसिस्ट कर लिया तो ट्रांसफॉर्मेंट विल सर्वाइव। लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे जितने भी आपको दिखाई देंगे एंटीबायोटिक्स डालने के बाद, यहां पे एक भी आपको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं दिखाई देगा। और इसी तरीके से आपने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को यहां से निकाल दिया है, यहां से एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि उसके पास रेजिस्टिविटी नहीं है। तो यहां पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डालने का पर्पस, सिलेक्टेबल मार्कर डालने का पर्पस हमारा यही है, जिससे कि हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को निकाल सके। क्योंकि अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं निकलेंगे तो प्रोसेस कंटेमिनेटेड रहेगा। आपको कंटेमिनेशन नहीं चाहिए, आपको प्योर प्रोडक्ट चाहिए। प्योर प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अनवांटेड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं चाहिए, आपको फालतू की बैक्टीरिया नहीं चाहिए, आपको काम वाले बैक्टीरिया चाहिए, आपको ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए। तो जब आपने एंटीबायोटिक्स डाल दिया यहाँ पे तो जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसके पास क्या है बेटा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, वो रेजिस्ट करेगा एंटीबायोटिक्स के लिए और वो सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पे सारे ट्रांसफॉर्मेंट सर्वाइव करेंगे। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास ना तो क्लोनिंग वेक्टर है, ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ना वो रेजिस्टिविटी को डेवलप कर पाएगा एंटीबायोटिक्स के लिए। अगर वो रेजिस्टिविटी को डेवलप नहीं कर पाया एंटीबायोटिक्स के लिए तो बेटा क्या होगा? किल, वो मर जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट विल बी सिलेक्टेड। तो एट द एंड इस तरीके से सिलेक्टेबल मार्कर ने हमें हेल्प कर दिया किसको सिलेक्ट करने के लिए? किसको सिलेक्ट करने के लिए? ट्रांसफॉर्मेंट को, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट करने में हेल्प किया। तो ये हो गया सिलेक्टेबल मार्कर। दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। नाउ अनदर फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो यहां पे सारे के सारे
ट्रांसफॉर्मेंट्स आएंगे बेटा, ये सारे ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दीज ऑल आर ट्रांसफॉर्मेंट्स। इसके बाद फर्स्ट फीचर हो गया ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, सेकंड फीचर सिलेक्टेबल मार्कर एंड थर्ड फीचर इज रिकॉग्निशन साइट। क्लोनिंग वेक्टर का एक फीचर और होता है जिसको आप कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। तो लिसन केयरफुली, रिकॉग्निशन साइट, ध्यान दीजिए प्लीज। अनदर फीचर इज रिकॉग्निशन साइट, ये भी मैं आपको बता देता हूं। रिकॉग्निशन साइट को आप क्लोनिंग साइट भी कहते हैं। रिकॉग्निशन साइट को बेटा आप क्या कहते हैं? क्लोनिंग साइट कहते हैं। लिसन, इसके बाद अगला फीचर जो है वो है क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट। देयर इज अनदर फीचर इज, भैया मैंने आपको बताया था ये क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये सिलेक्टेबल ऑफ रेप्लिकेशन है जो कि मल्टीपल कॉपीज बनाने में हेल्प करता है। ये सपोज दैट सिलेक्ट मार्कर है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? ऐसे ही यहां पे होता है क्लोनिंग साइट, ये भी एक कैरेक्टर है, फीचर है किसका बेटा? वेक्टर डीएनए का। इज दैट क्लियर? तो क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट भी आप इसको बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। तो क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट इज व्हाट? ये एग्जैक्टली क्या है? ये वो साइट है जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है। मैंने बोला कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है। अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है तो ये वो स्पेसिफिक साइट है जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है, जहां से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया आपका रिकॉग्निशन साइट और क्लोनिंग साइट। तो क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट वेयर restriction endonuclease, site where restriction endonuclease cut the DNA, वो साइट जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है। सपोज दैट एक पर्टिकुलर साइट है, ये साइट है, ये ऐसे साइट है, काफी सारी साइट हो सकती है। दिस इज द साइट फॉर इको R1। मैंने बताया था आपको इको R1 इज ए काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करेगा। तो दिस इज क्लोनिंग साइट। ऐसे ही मैंने बता दिया आपको BAM H1 बेसिलस अमाइलो लिक्विफेशियन से निकाला गया है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये इसी साइट पे कट करेगा। तो क्लोनिंग साइट जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है, वो साइट जो कि स्पेसिफिक साइट है एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वहां पे कट करेगा। क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर में जब आप क्लोनिंग वेक्टर को कट करोगे उसके बाद ही तो फॉरेन जीन को आप इंसर्ट कर पाओगे। तो ये हो गया क्लोनिंग साइट। तो दीज आर मेन 3 फीचर्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के, क्लोनिंग वेक्टर के 3 फीचर हो गए। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। सेकंड इज सिलेक्टेबल मार्कर जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जो कि क्लोनिंग वेक्टर में रेजिस्टिविटी को डेवलप करने में हेल्प करता है, और दैट हेल्प्स टू एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्ट दी ट्रांसफॉर्मेंट, जो कि ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है मैं आपको बता चुका हूँ। और तीसरा क्या है बेटा? क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट वो साइट होती है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उस क्लोनिंग वेक्टर को कट करेगा और जहाँ पे आप एक फॉरेन जीन को इंसर्ट करते हैं, वो क्लोनिंग साइट होती है। एग्जैक्टली। तो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। कितने टाइप के होते हैं क्लोनिंग वेक्टर? सबसे पहले तो मैं टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर लिख देता हूं, फिर वन बाय वन आई विल डिस्कस इन डिटेल। लिसन केयरफुली। तो टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। तो क्लोनिंग वेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं? क्लोनिंग वेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। नंबर 1 इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है वो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर्स आर प्लाज्मिड, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। आई विल डिस्कस इन डिटेल। इसके बाद बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस है, ये भी क्लोनिंग वेक्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कॉस्मिड है, इसके अलावा फेजमिड है। ये सब मैं डिटेल में बताने वाला हूं आपको। कॉस्मिड, फेजमिड। इसके बाद यैक। यैक का मतलब है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनका सबका अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है, अलग अलग यूज है। हर जगह एक क्लोनिंग वेक्टर काम नहीं करता है। जिस टाइप का आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म करनी है, जिस टाइप का आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उसी टाइप का आप क्लोनिंग वेक्टर उसके हिसाब से लेते हैं। तो हर मतलब इनकी स्पेसिफिसिटी जो है अलग अलग है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम
ठीक है बेटा। ऐसे ही है बैक, बैक मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बेटा। इसके बाद है आपका नंबर 7 ट्रांसपोसन्स, ट्रांसपोसन्स, ठीक है। नंबर 8 है बेटा टीआई प्लाज्मिड, 9 है सटल वेक्टर, नंबर 10 है रिट्रो वायरस। तो देर आर 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर जो कि मैं वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। पहला प्लाज्मिड आई विल डिस्कस। प्लाज्मिड यहाँ पे दो टाइप के आई एम गोइंग टू डिस्कस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। नंबर 1 PBr322, नंबर 2 PUC8, ठीक है। बैक्टीरियोफेज है, कॉस्मिड है, फेजमिड है, याक यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, बैक यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। इसके बाद ट्रांसपोसन्स है, टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हैं इसको, सटल वेक्टर है, रिट्रोवायरस है। ये डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या हो गए बेटा क्लोनिंग वेक्टर है जो कि वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस। यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्लाज्मिड यानी कि PBr322 के बारे में। इज दैट क्लियर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज आल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ, कोई डाउट बचेगा ही नहीं आपका। इज दैट क्लियर? इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट हो जाते हैं। PBr322 बच्चों को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही आसान बनाने वाला हूँ इस टॉपिक को। इज दैट क्लियर? तो ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। PBr322, तो देखो भाई PBr322 बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। मैं साफ कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लिया करो अगर आप मोबाइल में वॉच कर रहे हो, राइट। या फिर आप पॉज करके भी ये लिख सकते हो। साथ के साथ नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, बिना नोट्स बनाए आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। नोट्स आर योर एफर्ट्स, राइट। विदाउट नोट्स यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इज दैट क्लियर? तो साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, जो भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उसको आपके पास, वो आपके पास लिखे होने चाहिए आपके नोटबुक में। सो लिसन केयरफुली। तो मैं PBr322 की बात करता हूं कि व्हाट इज एग्जैक्टली PBr322। PBr322, listen carefully. See, I am going to draw PBr322. PBr322, ये एक प्लाज्मिड है। चलिए पहले एक चीज मैं आपको इससे पहले बताता हूँ कि प्लाज्मिड के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली प्लाज्मिड क्या है। पहले तो प्लाज्मिड की बात करता हूँ। प्लाज्मिड क्या है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि आप ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, आपको प्लाज्मिड पता होना चाहिए, ठीक है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, देखिए बेटा ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ठीक है। बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर होता है, लिनियर नहीं होता है। नॉन एसेंशियल, अगर ये ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मेन फंक्शन बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए परफॉर्म करता है। इज दैट क्लियर? इसके कुछ और फंक्शंस होते हैं, आई विल टेल यू, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्कुलर, नॉन एसेंशियल, विदाउट हिस्टोन। जनरली डीएनए की जो पैकेजिंग होती है वो विद हिस्टोन होती है। आपने पढ़ा होगा क्रोमेटिन में कि डीएनए की पैकेजिंग विद हिस्टोन होती है, लेकिन इसमें हिस्टोन नहीं होता है, तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए। विदाउट हिस्टोन डीएनए क्या है बेटा, ये एक डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, नॉन एसेंशियल डीएनए है और विदाउट हिस्टोन, डीएनए विदाउट हिस्टोन, दैट ही कॉल्ड प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड को मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर। कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके दो एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं प्लाज्मिड के। एक है PBr322, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और दूसरा है PUC8। कौन सा बेटा? PUC8। बहुत आई विल डिस्कस हियर। तो सबसे पहले देखिए PBr322, व्हाट इज एग्जैक्टली PBr322, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि PBr322 क्या है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये एक प्लाज्मिड है, तो ये सर्कुलर होगा। देखो आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर, थोड़ा आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पे। ये PBr322 बेटा, ठीक है। ये हमने सर्कुलर डीएनए ड्रॉ कर दिया। डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। देखो विदाउट डीएनए के दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं ना आपको, सर्कुलर आउटलाइन है और डबल स्ट्रैंडेड है ये, ठीक है। हम इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया,
दिस इज PBr322। इसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। PBr322, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है। एग्जैक्टली क्लोनिंग वेक्टर है ये, पहली बात तो क्या है, क्लोनिंग वेक्टर PBr322। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर कौन सा था, तो फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर इज PBr322। ये जो PBr322 है ये एक कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड है। क्या है बेटा, ये एक कंस्ट्रक्टेड वेक्टर है, इसको आर्टिफिशियली डेवलप किया गया है। ये जितने भी इसके फीचर मैं आपके यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ ये जनरली नेचुरली नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हमने इसको आर्टिफिशियली डेवलप किया है। 1977 में पहली बार PBr322 को ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, ये नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। इज दैट क्लियर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आसान बनाने के लिए हमने ये एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर को डेवलप कर दिया। हमने नहीं, मतलब दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, देखो इस PBr322 में उसका नाम छिपा है, ठीक है। अभी बताने वाला हूं कौन कौन से साइंटिस्ट थे। उन दोनों साइंटिस्ट ने इसको कंस्ट्रक्ट किया। तो ये एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है जो कि मोस्ट वाइडली यूज होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस का काफी इस्तेमाल होता है। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो लिसन केयरफुली, देखो बेटा। तो PBr322, यहां पे P4 क्या है बेटा, P4 प्लाज्मिड, B4 बॉलीवर, साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको कंस्ट्रक्ट किया, बॉलीवर। R4 रोड्रिगोज, तो P4 प्लाज्मिड, बॉलीवर एंड रोड्रिगोज। PBr क्यों बोलते हैं, बॉलीवर एंड रोड्रिगोज नाम के दो साइंटिस्ट ने PBr322 को कंस्ट्रक्ट किया। इज दैट क्लियर? तो प्लाज्मिड, बॉलीवर एंड रोड्रिगोज, तो बॉलीवर और रोड्रिगोज ने इस प्लाज्मिड को कंस्ट्रक्ट किया पहली बार 1977 में। दैट्स व्हाई कॉल्ड PBr322। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये कंस्ट्रक्ट किया इन दोनों साइंटिस्ट ने, बॉलीवर एंड रोड्रिगोज ने। अब आप ये कहेंगे 322 क्या है बेटा? एग्जैक्टली जब इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया ना PBr322 को, तो PBr322 से पहले इन्होंने और भी आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर्स को बनाने की कोशिश की, लेकिन ये फेल हो गए होंगे या कुछ भी ऐसा रीजन रहा होगा। लेकिन जो 322 वाला जो नंबर है, यानी कि कौन से नंबर पे इन्होंने इसको डेवलप किया, ये नंबर जो सीक्वेंस है, सीक्वेंसिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट है कि पहले नंबर वाला फेल हो गया, 321 तक फेल हो गए, वो अच्छे से उसको एडवांस लेवल का डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन जो 322 है वो कंप्लीटली एडवांस लेवल का प्लाज्मिड हो गया, जो कि मोस्ट वाइडली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। तो ये जो है डेवलपमेंट के हिसाब से हमने नंबरिंग किया है कि एक्सपेरिमेंटल जो डेवलपमेंट था उनका, उसके हिसाब से लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट की सीक्वेंस थी, तो 322 नंबर पे ये एक एडवांस टाइप का डेवलप हो गया। तो ये नंबरिंग है। तो PBr322 मैंने बता दिया, प्लाज्मिड, बॉलीवर एंड रोड्रिगोज। बॉलीवर एंड रोड्रिगोज ने पहली बार इसको कंस्ट्रक्ट किया। अब इसके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं आपको बताता हूं। यहां पे जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, देखो एक तो ये है और दूसरा ये है। अब ये दोनों क्या है, ये जीन है बेटा। क्या है ये? एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है, यानी कि एक जीन है। दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर? दिस इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। अब आप ये कहेंगे कि ये तो आपको समझ आ गया कि दोनों एंटीबायोटिक्स है, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स है, यानी कि दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, यानी कि दोनों सिलेक्टेबल मार्कर है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब आप ये कहेंगे कि एक ही टाइप का एंटीबायोटिक्स काफी क्यों नहीं है, एक ही टाइप का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्यों नहीं है, क्यों हमने यहाँ पे दो टाइप के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्यों इंट्रोड्यूस किए, इसके पीछे रीजन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। आर यू गेटिंग और नॉट? लिसन केयरफुली। मैंने क्या कहा आपसे, ध्यान से सुनो। हमारे पास एक सिलेक्टेबल मार्कर भी काफी होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे दूसरा भी इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे दो है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और दूसरा एमपी, एएमपी मतलब एम्पिसिलिन, आर मतलब रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। हमने दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स क्यों इंट्रोड्यूस किए ये मैं आपको बताने वाला हूं, सो लिसन केयरफुली। तो ये दो सिलेक्टेबल मार्कर्स यानी कि दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो गए। इसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कौन कौन से यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर्स में लिख देता हूं क्योंकि इसके फीचर्स हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर ओरी भी होगा बेटा इसमें। ओरी देखो, दिस इज ओरी। तो इसके जो फीचर्स है, हम PBr322 के फीचर्स बता रहे हैं। तो पहला फीचर है ओरी,
यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां से मल्टीपल कॉपीज तैयार होती है, मैं आपको बता चुका हूं, ये हर क्लोनिंग वेक्टर में होना कंपलसरी है। सेकंड फीचर सिलेक्टेबल मार्कर जीन, सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स। और यहां पे सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स कितने हैं बेटा? देयर आर टू सिलेक्टेबल मार्कर जीन, वन इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, अनदर इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड दिस इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। दिस इज सेकंड कैरेक्टर, ठीक है, यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसके बाद यहां पे इसमें काफी सारी क्लोनिंग साइट्स होंगी। क्लोनिंग साइट्स में आपको बता देता हूं कौन कौन सी क्लोनिंग साइट्स हैं। होप यू हैव डन दिस। इसमें जो क्लोनिंग साइट्स हैं, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं क्लोनिंग साइट्स। व्हाट आर द मेजर क्लोनिंग साइट्स? तो यहां पे टेट्रासाइक्लिन में 2 क्लोनिंग साइट है। देखिए देयर आर 2 क्लोनिंग साइट्स विल बी प्रेजेंट इन टेट्रासाइक्लिन, BAM H1 एंड SEL1। देयर आर 2 क्लोनिंग साइट्स इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो क्लोनिंग साइट BAM H1, चलो मैं इसकी फुल फॉर्म भी यहां पे लिख देता हूं, वैसे एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं जाता बट यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इसकी फुल फॉर्म है बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस, बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, राइट। दूसरा कौन सा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पे? SEL1, ये है स्ट्रेप्टोमाइसिस, SEL1 स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, राइट। तो ये BAM H1 SEL1 ये सब क्लोनिंग साइट है। क्लोनिंग साइट जहां पे आप किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जहां से आप उसको कट कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। तो यहां पे BAM H1 वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा वो यहां से कट करेगा और यहां पे आप फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। होप आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कि हमें यहाँ पे दूसरा जीन क्यों चाहिए। ये भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा और मैं आपको समझा दूं उससे पहले। अब ये यहाँ पे 2 क्लोनिंग साइट है, BAM H1 SEL1। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट पे यहाँ पे क्लोनिंग साइट कितनी है बेटा? PST1 एंड PVU1। तो PST1 एंड PVU1, तो ये 2 क्लोनिंग साइट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट पे। तो PST1 का मतलब, PST में बता देता हूं आपको, इसकी फुल फॉर्म है प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी नाम के बैक्टीरिया से निकाला गया है ये। और PVU1 का फुल फॉर्म है ये प्रोटियस वल्गैरिस, ये क्लोनिंग साइट है। तो BAM H1 टेट्रासाइक्लिन, SEL1 दिस इज आल्सो टुवर्ड्स टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, और ये दोनों क्लोनिंग साइट PVU1 एंड PST1 दीज आर टुवर्ड्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ पे 2 डिफरेंट क्लोनिंग, यहाँ पे कितनी टोटल 2 क्लोनिंग साइट इसमें, 2 क्लोनिंग साइट इसमें, तो टोटल 4 हो गई अभी तक। इसके अलावा यहाँ पे और भी क्लोनिंग साइट्स हैं हमारे पास, देयर आर सम अदर क्लोनिंग साइट्स, जैसे कि यहाँ पे एक है CLA1, दिस इज कम फ्रॉम कैरियोफेनन लैटम, ठीक है। ये यहाँ पे एक और होता है इको R1 भी होगा यहाँ पे, ये रैंडमली प्रेजेंट है, यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर की साइट पे क्लोनिंग साइट नहीं है। क्लोनिंग साइट सिलेक्टेबल मार्कर जीन की तरफ भी हो सकती है और विदाउट सिलेक्टेबल मार्कर जीन की तरफ भी हो सकती है। एक है आपका यहाँ पे हाइड सेकंड, समझ आया या नहीं आया? इज दैट क्लियर? तो ये सब क्लोनिंग साइट्स है, इधर लिख देता हूं, बाकी देखो लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो बेटा ये भी लिख देता हूं, PVU1, PVU मतलब फॉर प्रोटियस वल्गैरिस, CLA1 दिस इज 1, ठीक है। CLA कम फ्रॉम, सी देखो C कैरियोफेनन, LA मतलब लैटम, मैंने बताया था आपको नॉमेनक्लेचर, तो उस हिसाब से देखिए। इको R1 की फुल फॉर्म मैं बता देता हूं आपको, ये एस्केरिकिया कोलाई से लिया गया है, एस्केरिकिया कोलाई से निकाला गया है। और हाइंड सेकंड में आपको बता ही चुका था लास्ट क्लास में, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से निकाला गया है, ठीक है बेटा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से निकाला गया है। ध्यान दीजिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ,
एक क्लोनिंग साइट होगी, बात समझ में आ रही है। इसके बाद इसका एक कैरेक्टर और होता है, ये आप देख रहे हैं यहां पे, दिस इज कॉल्ड रॉप। ये यहाँ पे रॉप है, इसको आप क्या कहते हैं बेटा, रॉप। रॉप की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है, रॉप, दिस इज रॉप। और इस रॉप में जो क्लोनिंग साइट है, इस रॉप में क्लोनिंग साइट PVU सेकंड होती है। PVU1 एंड PVU2 दोनों है यहाँ पे क्लोनिंग साइट। PVU सेकंड कहाँ पे, रॉप पे। रॉप क्या है बेटा, रॉप की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। रॉप का मतलब होता है रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन। ये रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन का काम क्या है, ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, तो ये भी मल्टीपल कॉपीज में हेल्प करेगा। तो रॉप का मतलब जो है, इस रॉप का काम क्या है, प्रोड्यूस ए प्रोटीन, ये एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है दैट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन। अगर ये नहीं होगा तो रेप्लिकेशन तब भी नहीं होगा, दैट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन। और ही तो रेप्लिकेशन में हेल्प करता ही है, तो ये भी रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि ये भी कॉपीज के नंबर को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है। एग्जैक्टली दिस इज द रोल ऑफ रॉप। तो दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ PBr322। बहुत ही आसान है। तो यहां पे दो सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के लिए, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के लिए। ये दो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्यों हैं? सपोज दैट अगर आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने यहां पे कट किया, बैम H1 वाली साइड पे कट किया, आपने बैम H1 नाम का एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिया, तो वो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले जीन को काटेगा भाई। और अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन कट गया तो उसकी रेजिस्टिविटी खत्म हो गई, फिर तो आप ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। टेट्रासाइक्लिन अगर आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगा ना फिर, क्योंकि आपने बैम H1 वाली साइड पे फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया है, और बैम H1 वाली साइड पे अगर आप फॉरेन जीन को आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो हो जाएगा इनएक्टिवेशन इंसर्शनल, या इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी बोलते हैं इसको। आप क्या बोलते हैं बेटा, इंसर्ट करने के लिए फॉरेन जीन को आपने यहाँ पे इंसर्ट किया और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। बैम H1 की साइड से आपने फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया तो क्या होगा, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का जो काम है वो खत्म, यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी जो है जो थी वो खत्म हो गई बेटा। और आप इस केस में ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने के लिए फिर आप कौन सा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे, एम्पिसिलिन, क्योंकि ये तो इनएक्टिव नहीं हुआ ना, ये तो इनएक्टिव हो गया जीन। तो टेट्रासाइक्लिन अगर आप टेट्रासाइक्लिन की साइड से बैम H1 या SLA1 की साइड से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी SAL1 की साइड से अगर आप फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को क्या कर देगा, रेसिस्ट कर देगा उसको, यानी कि उसको जो है उसकी रेजिस्टिविटी खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो टेट्रासाइक्लिन वहां पे आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप वहां पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपने इधर से इंसर्ट किया तो ये वाला रेजिस्टिविटी इसकी खत्म, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की रेजिस्टिविटी खत्म हो जाएगी, यानी कि इसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। तो उस केस में आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन डालेंगे, क्योंकि क्लोनिंग जो साइट होती है कहीं भी हो सकती है। तो क्लोनिंग साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की साइट भी हो सकती है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की साइट भी हो सकती है। अगर सपोज दैट यहाँ पे एक ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता, सपोज दैट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता और वो ही इनएक्टिव हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है और वो ही इनएक्टिव हो गया, तो फिर तो ये सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस का सिलेक्शन कर ही नहीं पाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा जीन रिक्वायर्ड है। होप PBr322 इज डन। समझ आया आप लोगों को? तो ये है PBr322। तो यहाँ पे एक मैं और पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये पता होना चाहिए आपको। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इफ फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस एट द साइट ऑफ, कहां बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। सिलेक्टेबल मार्कर या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की साइड से अगर आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की साइड से अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया किसको, फॉरेन जीन को, देन व्हाट विल हैपन, देन जो इसकी एक्टिविटी है, किसकी, सिलेक्टेबल मार्कर की एक्टिविटी विल बी लॉस्ट, देन एक्टिविटी ऑफ जीन विल लॉस्ट, देन जीन विल बी इनएक्टिव। ये लिख दीजिए, ये ज्यादा बेटर है, देन जीन विल बी इनएक्टिव। तो ये जो जीन है, ये जीन विल बी इनएक्टिव, ये जीन इनएक्टिव हो जाएगा। अगर ये जीन इनएक्टिव हो गया, इसका काम खत्म हो गया, तो ये सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर भी रिक्वायर्ड है। तो ये PBr322 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो होप यू गॉट इट अबाउट PBr322। इसके बाद मैं PUC8 भी आपको बताता हूँ। दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्लाज्मिड, सो लिसन केयरफुली।
नाउ PuC8, तो ये PbR322 था। अब PuC8 में आपको क्लियर कर देता हूँ व्हाट इज एग्जैक्टली PuC8। PuC8 में ये सब क्लोनिंग साइट नहीं होती, इसी को हम PuC8 की फॉर्म में मॉडिफाई कर देते हैं, अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये भी नहीं होता PuC8 में, ठीक है, ये भी नहीं होता PuC8 में, ठीक है। PuC8 में होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी नहीं होता, ठीक है। PuC8 देखिए, PuC8 क्या है बेटा, PuC8 क्या है, P मीन्स प्लाज्मिड, U मीन्स यूनिवर्सिटी, C मीन्स कैलिफोर्निया। ये पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डेवलप किया गया PuC8, दैट्स व्हाई कॉल्ड PuC8। P फॉर प्लाज्मिड, U फॉर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ, C फॉर कैलिफोर्निया। तो इसको जो डेवलप किया गया, PuC एक प्लाज्मिड है और इसको डेवलप किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। कहां डेवलप किया बेटा इसको, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में PuC8 को डेवलप किया। और इसके जो मेजर कैरेक्टर्स है, इसमें एक सिलेक्टेबल मार्कर है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इसमें एक दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर भी है, दिस सेकंड सिलेक्टेबल मार्कर इज LAGZ, दिस इज LAGZ जीन। इसका कैरेक्टर क्या है, LAGZ। यहाँ पे दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, ये है LAGZ। और इसमें यहाँ पे रॉप भी है, क्या है बेटा, दिस इज LAGZ एंड दिस इज रॉप, ठीक है। इसके अलावा ये इसके कैरेक्टर है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी, यहाँ पे जितनी भी क्लोनिंग PuC8 में क्या है, ये दिस इज PuC8, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे PuC8 में दिस इज नॉट PbR322, दिस इज PuC8। PuC8 में दो सिलेक्टेबल मार्कर है, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, लेकिन दूसरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, दूसरा LAGZ जीन है। ये LAGZ जीन का काम क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। LAGZ जीन ये एक्सप्रेस करता है अपने आप को बीटा गैलेक्टोसाइडेज में। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस करता है, टू प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसको प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये जो LAGZ जीन है ये प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बेटा प्रोड्यूस करता है, LAGZ जीन प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये एक जीन को प्रोड्यूस करता है, एक एंजाइम को बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। आर यू गेटिंग और नॉट? ये जीन एक एंजाइम को बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। और यहां पे जितने भी क्लोनिंग साइट्स हैं, ऑल क्लोनिंग साइट्स are attached to this, LAGZ जीन के साथ ही अटैच होती हैं सारी की सारी क्लोनिंग साइट। इसमें काफी सारी मल्टीपल क्लोनिंग साइट हैं, इसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। इसमें EcoR1 भी है, इसमें जो है बेटा SMA1 भी है, इसमें हाइंड सेकंड भी है, इसमें CLA1 भी है, इसमें CLA1 भी है, इसमें PST भी है। तो यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट होती है LAGZ जीन में बीटा गैलेक्टोसाइडेज में। इज दैट क्लियर? ये जो PuC8 है एज कंपेयर टू PbR322, PbR322 के कंपैरिजन में PuC8 ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इज दैट क्लियर? हाउ दिस इज वेरी मच सिग्निफिकेंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो PuC8 है ये ज्यादा सिग्निफिकेंट कैसे है? इट प्रोड्यूस, PuC8 के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज as compared to PbR322 produce a large number of copies। PbR322 के कंपैरिजन में ये ज्यादा कॉपीज बनाता है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने वहां पे बताना भूल गया आपको, PbR322 का साइज क्या होता है? साइज भी कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। साइज किसका? PbR322 का जो साइज है वो है 4.3 किलो बेस। 4.3 किलो बेस साइज होता है PbR322 का। ध्यान रहे PbR322 का कितना साइज है? 4.3 किलो बेस। किलो बेस का मतलब ये है 1 किलो बेस इज इक्वल टू, ये भी लिख देता हूं, 1 किलो बेस इज इक्वल टू 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पेयर, 1000 बेस पेयर। 1 kb का मतलब 1000 बेस पेयर, यानी कि 4.3 किलो बेस पेयर। दिस इज द साइज ऑफ PbR322। ऐसे PuC8 का भी साइज होता है, ये मैं आपको लिख देता हूं 2.7 किलो बेस
2.7 किलो बेस इज द साइज ऑफ PuC8. PuC8 500 से 800 तक कॉपीज को प्रोड्यूस करता है अपनी, इसलिए ये हाईली सिग्निफिकेंट है. इट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज 500 to 800. ये 500 से 800 तक कॉपीज को प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू PBR322 के कंपैरिजन में ये ज्यादा कॉपीज प्रोड्यूस कर रहा है 500 से 800 तक. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये एक इसका सिग्निफिकेंट है. दूसरा सिग्निफिकेंस ये है, इट हेल्प्स इन ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन. ये मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम में पूछा जाता है. हेल्प्स इन ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन. ये ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन में हेल्प करता है. इसके बाद मैं आपको ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन बताने वाला हूं डिटेल में, सो लिसन केयरफुली. ठीक है, तो ये ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन में हेल्प करता है. और ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन में क्यों हेल्प करता है? क्योंकि इसके पास लैगजेड जीन है. दिस लैगजेड जीन हेल्प इन ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन. ये ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन में लैगजेड जीन हेल्प क्यों करता है ये मैं आपको बताऊंगा. ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन में हेल्प करता है ये. और ये ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन क्या है और किस तरीके से ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन में ये हेल्प करता है, ये आपको पता होना चाहिए. तो इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन. ध्यान दीजिए. Now see blue and white selection. So listen carefully, blue and white selection. इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं. ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि एग्जैक्टली है क्या ये. भाई मैंने आपको यहाँ पे जो बताया कि यहाँ पे दो टाइप के प्लाज्मिड मैंने डिस्कस किए, PBR322 एंड PuC8. ठीक है, तो PBR322 में दो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं. एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है और दूसरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन. वैसे ही PuC8 में भी दो सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं. एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और दूसरा होता है लैगजेड जीन. एग्जैक्टली क्या करते हैं हम PuC8 में? लैगजेड जीन की साइड अगर किसी आप फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो लैगजेड जीन इनएक्टिव हो जाता है. लैगजेड जीन का काम मैं आपको बता चुका हूं. लैगजेड जीन का जो रोल है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है. इज दैट क्लियर? लैगजेड जीन क्या बनाता है? ध्यान दीजिए, लैगजेड जीन बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज. तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने का जो काम होता है वो लैगजेड जीन का होता है. इज दैट क्लियर? तो अगर आप इस लैगजेड जीन की साइड इफ वी इंसर्ट फॉरेन जीन, अगर लैगजेड जीन की साइड फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दिया जाए तो व्हाट विल हैपन? देन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टेक प्लेस. लैगजेड जीन की साइड पे आपने फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा. दैट रिजल्ट टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन विल टेक प्लेस एट द साइड ऑफ लैगजेड जीन, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा. बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब तक बनेगा जब तक वहां पे कोई फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं हो जाता. लेकिन अगर आपने लैगजेड जीन की साइड से फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दिया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज विल नॉट फॉर्म. अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये कंफर्म करने के लिए आप एक यहां पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं. क्या इस्तेमाल करते हैं? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. फॉर दिस कंफर्मेशन कि इनएक्टिवेशन हुआ है या नहीं हुआ है तो हम यहां पे एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं. क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं. एंड द नेम ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एक्स जेल बोलते हैं इसको, GAL जेल. कुछ लोग एक्स गैल बोल सकते हैं, एक्स गैल या एक्स जेल. तो एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है एक्स जेल. इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से आपको कंफर्म हो जाएगा कि इनएक्टिवेशन हुआ है या नहीं हुआ. कैसे? इस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में एक्स जेल में राइट अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट्स अगर एक्स जेल में है तो क्या हुआ बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट्स अगर एक्स जेल में है तो क्या हुआ? इनएक्टिवेशन हो गया. क्या हो गया? इनएक्टिवेशन हो गया. इनएक्टिवेशन होगा तो यहां पे प्रोड्यूस होगा व्हाइट कलर. अगर व्हाइट कलर प्रोड्यूस होता है तो रिकॉम्बिनेशन इट मींस टेक प्लेस कर गया है. इफ व्हाइट कलर विल प्रोड्यूस इट मींस रिकॉम्बिनेशन टेकन प्लेस. तो रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस कर गया है यहां पे. ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्मेंट्स है. लेकिन अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है यानी कि रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो एक्स जेल में
बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्टिव है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है, एक्टिव है, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर एक्टिव होगा तो प्रोड्यूस होगा ब्लू कलर। तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा बेटा, ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा। एक्स जेल में अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज है यानी कि इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है तो ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन अभी नहीं हुआ है। लेकिन एक्स जेल में अगर इनएक्टिवेशन हो गया यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, इनएक्टिवेशन हो गया है तो व्हाइट कलर प्रोड्यूस होगा। अगर व्हाइट कलर प्रोड्यूस होता है तो वो क्या है बेटा, रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस कर गया है। लेकिन अगर ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है तो रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस नहीं किया है। तो ये हो गया आपका ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन, सिंपल। तो ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन के लिए आप एक्स जेल का इस्तेमाल करते हैं, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। अगर फॉरेन जीन लेगजेड जीन की साइड से इंसर्ट कर गया तो लेगजेड जीन का इनएक्टिवेशन हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसके साथ रिएक्ट करता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिव हुआ है तो क्या होगा, व्हाइट कलर प्रोड्यूस होगा। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिव नहीं हुआ है तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिव क्यों नहीं हुआ होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। रिकॉम्बिनेशन जब होगा तब ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्शन। इसके बाद में बात करता हूं अनदर वेक्टर्स की। अच्छा, एक मैंने गलती से यहाँ पे आपको आरओपी का मतलब देख लीजिए। आरओपी का मतलब होता है, ये मैंने PBr322 पे आरओपी बताया था ना, तो दिस इज रिप्रेशर ऑफ प्राइमर है। मैंने गलती से रिप्रेशर ऑफ प्रोटीन लिखवा दिया आपको, तो इसको सही कीजिएगा। रिप्रेशर ऑफ प्राइमर होती है इसकी फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म, रिप्रेशर ऑफ प्राइमर। मैंने गलती से रिप्रेशर ऑफ प्रोटीन आपको करा दिया था, तो इसको रिप्रेशर ऑफ प्राइमर कीजिएगा। अब हम दूसरे वेक्टर्स की बात करते हैं। ऐसे एक वेक्टर होता है जिसको आप बोलते हो बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हो बेटा, बैक्टीरियोफेज। ये भी एक क्लोनिक वेक्टर होता है। बैक्टीरियोफेज क्या है बेटा, बैक्टीरियोफेज जो है ये एक वायरस है, और ये वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस है। क्या है बेटा, ये बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस, ये एक बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस है। इस वायरस की टेंडेंसी होती है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस कर लेता है, प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज। ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। तो ये टेंडेंसी है इसकी कि ये मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरियल सेल में जाके मल्टीपल कॉपीज बना लेता है। तो इसके इस कैरेक्टर का आप फायदा उठा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि इस बैक्टीरियोफेज के साथ इंट्रोड्यूस कर दीजिए एलियन डीएनए को, फॉरेन जीन को, और जैसे ही वो बैक्टीरियोफेज एलियन डीएनए को होस्ट सेल में लेके जाएगा तो बैक्टीरियोफेज के साथ साथ उस एलियन डीएनए का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम करते हैं इंट्रोड्यूस्ड एलियन डीएनए। यहां पे एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस कीजिए। जैसे ही आप एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे तो एलियन डीएनए का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन विद बैक्टीरियोफेज, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा बैक्टीरियोफेज के साथ, मल्टीप्लिकेशन विद बैक्टीरियोफेज। इसका बैक्टीरियोफेज के साथ मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस करेगा। क्या टेक प्लेस करेगा, बैक्टीरियोफेज के साथ मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस करेगा। किसका किसका टेक प्लेस करेगा, बैक्टीरियोफेज के साथ मल्टीप्लिकेशन बेटा, एलियन डीएनए का। तो एलियन डीएनए को बैक्टीरिया फेज के साथ भी अटैच करके होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये बैक्टीरियोफेज दो टाइप के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज जिनका इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। एक है लेम्डा फेज, और दूसरा है M13 फेज। ये फिलामेंटस स्टेज होती है। बैक्टीरियोफेज की फिलामेंटस स्टेज को M13 बोला जाता है। तो लेम्डा फेज और M13 को आप फिलामेंटस स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, M13 को फिलामेंटस स्टेज। इसके बाद बैक्टीरियोफेज हो गया एक, और बाकी के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली। बैक्टीरियोफेज हो गया। बैक्टीरियोफेज के बाद जो अगला है वो है आपका कॉस्मिड। अनदर वेक्टर इज कॉस्मिड। ये दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, कॉस प्लस मिड। कॉस का मतलब है कॉस डिराइव्ड फ्रॉम कोहेसिव एंड ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का कोहेसिव एंड, मिड मतलब प्लाज्मिड। तो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है कॉस प्लस मिड। कॉस मतलब कोहेसिव एंड ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का के डीएनए का कोहेसिव एंड, बैक्टीरियोफेज का कोहेसिव एंड और प्लाज्मिड के कॉम्बिनेशन से कॉस्मिड बन जाता है। इसका भी इस्तेमाल होता है एज क्लोनिक वेक्टर। ऐसे ही एक होता है फेज मिड। फेज मिड मतलब बैक्टीरियोफेज को कंबाइन कर दिया जाता है किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ।
बैक्टीरियोफेज को प्लाज्मिड के साथ कंबाइन करके फेजमिड तैयार होता है। क्या तैयार होता है? फेजमिड। इसका भी एज ए क्लोनिंग वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और है हमारे पास फेजमिड के बाद, नेक्स्ट इज यैक। यैक का मतलब होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इस ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। अगर फॉरेन जीन की लेंथ ज्यादा है, फॉरेन जीन की लेंथ ज्यादा होगी तो वो जो है उसके लिए जो सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर होता है या तो YAC होता है या फिर BAC होता है। इज दैट क्लियर? तो इसका मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है किसमें? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, YAC का और BAC का। तो ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम इसकी ये फुल फॉर्म है, ठीक है। इसमें टीलोमेरिक सीक्वेंस ऑफ DNA होती है बेटा। क्या होती है? टीलोमेरिक सीक्वेंस ऑफ DNA। It consists of telomeric sequence of DNA and most widely used in HGP Human Genome Project. Most widely used in HGP यानी कि Human Genome Project में YAC का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसे ही होता है एक बैक, BAC। बैक मीन्स BAC। BAC का मतलब होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, BAC, यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इस बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में राइट एक होता है फर्टिलिटी फैक्टर। क्या होता है बेटा? फर्टिलिटी फैक्टर। इससे कैरेक्टर्स बता रहा हूं मैं। इसमें फर्टिलिटी फैक्टर होता है। फर्टिलिटी फैक्टर किसके साथ लाई करता है? प्लाज्मिड के साथ लाई करता है। इसके बाद इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होता है और इसके अलावा इसमें सिलेक्टेबल मार्कर भी होता है और इसका भी इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, लाइक यैक। इट इज ऑल्सो यूज इन HGP यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया बैक। इसके अलावा एक होता है ट्रांसपोसन्स। ट्रांसपोसन्स जो है ये यूनिट ऑफ DNA है। दिस इज यूनिट ऑफ DNA जो कि एक जीन को दूसरी जगह तक कैरी करता है। ये जीन को कैरी करने का यानी कि एक शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ DNA को कैरी करने का काम करता है। तो ये एक शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ DNA है और यू कैन से दिस इज यूनिट ऑफ DNA एंड इट ऑल्सो कैरी दी फॉरेन जीन। कैरी दी फॉरेन जीन। ये फॉरेन जीन को अपने साथ कैरी करता है। इट ऑल्सो कैरी दी फॉरेन जीन। यूनिट ऑफ DNA ट्रांसपोसन इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ DNA जो कि फॉरेन जीन को अपने साथ कैरी करता है। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोसन्स। ऐसे ही है बेटा एक सटल वेक्टर। सटल वेक्टर क्या है? सटल वेक्टर भी क्लोनिंग वेक्टर है। ये एक स्पेशल टाइप का क्लोनिंग वेक्टर है। इस क्लोनिंग वेक्टर की खास पहचान ये है कि जो सटल वेक्टर है कैन रेप्लिकेट इन बोथ। ये दोनों में ही रेप्लिकेट कर सकता है। ये यूकैरियोटिक सेल में भी रेप्लिकेट कर सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी रेप्लिकेट कर सकता है। तो दोनों टाइप के सेल्स में रेप्लिकेट करता है सटल वेक्टर। ये इसकी खास बात है। तो सटल वेक्टर कैन रेप्लिकेट इन बोथ। कैन रेप्लिकेट इन बोथ। बोथ मतलब यूकैरियोटिक सेल में भी ये रेप्लिकेट कर सकता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये रेप्लिकेट कर सकता है। तो सटल वेक्टर जो है दोनों ही सेल में रेप्लिकेट करता है, यूकैरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल में भी। तो ये दोनों के लिए एक मॉडिफाइड टाइप का वेक्टर है, मॉडिफाइड किस्म का वेक्टर है सटल वेक्टर जिसको आप बोलते हो। तो दोनों ही सेल में रेप्लिकेट कर सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। इसलिए सटल वेक्टर का इस्तेमाल दोनों सेल्स के लिए किया जा सकता है। सटल वेक्टर के का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, YEP ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड एक एग्जांपल है किसका? सटल वेक्टर का एक एग्जांपल है YEP ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सटल वेक्टर। और इसकी खास पहचान क्या होती है? ये यूकैरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल में भी दोनों ही टाइप की सेल्स में रेप्लिकेट कर सकता है। इसके पास इट कंसिस्ट ऑफ टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके पास दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं एंड इवन
इसके पास दो सिलेक्टेबल मार्कर भी होते हैं। तो अलग अलग सिलेक्टेबल मार्कर है, यूकैरियोटिक के लिए भी, प्रोकैरियोटिक के लिए भी, तो दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और दो ही एंड टू सिलेक्टेबल मार्कर, ये इसकी खास बात है, ठीक है जी। ये शटल वेक्टर हो गया। शटल वेक्टर के बाद अगला जो वेक्टर है वो है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड को ध्यान से समझिएगा, लिसन केयरफुली। टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, इसको आप ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहा जाता है। ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है ये एक पैथोजन के अंदर प्रेजेंट होता है। डाइकोट प्लांट का एक पैथोजन होता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियन। एक पैथोजन है, पैथोजन ऑफ डाइकोट्स। जो डाइकोट प्लांट्स हैं, डाइकोट्स का एक पैथोजन होता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस ये नाम है इस पैथोजन का। एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ये पैथोजन ऑफ डाइकोट प्लांट है। दिस इज पैथोजन ऑफ डाइकोट प्लांट, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसके पास टीआई प्लाज्मिड होता है। इसके पास क्या होता है बेटा? टीआई प्लाज्मिड। और ये टीआई प्लाज्मिड करता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। देखो बेटा, ये बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। दिस इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। इस बैक्टीरिया के पास एक प्लाज्मिड है जिसको आप कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड, इस टीआई प्लाज्मिड का एक कैरेक्टर होता है, इस टीआई प्लाज्मिड के पास टीडीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ये टीडीएनए। ये टीडीएनए को कैरी करता है प्लांट सेल में। दिस इज टीडीएनए। ये देख रहे हो आपने, मैंने रेड रेड मार्क कर दिया यहाँ पे। इस टीआई प्लाज्मिड के पास टीडीएनए होता है। इस टीडीएनए का काम क्या होता है? तो टीआई प्लाज्मिड कहां है बेटा? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ये बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। फेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, दिस इज द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया। और इसके पास टीडीएनए मौजूद होता है। जो टीडीएनए है, टीडीएनए को आप ट्रांसफर डीएनए कहते हैं। ये एग्जैक्टली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन इस टीडीएनए को कैरी कर देता है प्लांट सेल में। अगर ये एग्रोबैक्टीरियम किसी प्लांट सेल के कांटेक्ट में आता है तो उसमें ये टीडीएनए को रिलीज कर देता है। सपोज दैट दिस इज प्लांट सेल। क्या है बेटा? ये एक प्लांट सेल है। दिस इज ए प्लांट सेल। ये एक प्लांट सेल है और इस प्लांट सेल में ये क्या करता है? इस प्लांट सेल में ये इस टीडीएनए को इंट्रोड्यूस कर देता है। ये प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल का जीनोम है। दिस इज द जीनोम ऑफ प्लांट सेल। दिस इज द जीनोम ऑफ प्लांट सेल। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है? टीआई प्लाज्मिड जो है, जैसे ही ये बैक्टीरिया इस प्लांट सेल के कांटेक्ट में आएगा तो इस प्लांट सेल में इस टीआई प्लाज्मिड से के पास जो टीडीएनए है, ये टीडीएनए कहां चला जाएगा? दिस इज टीडीएनए। दिस इज टीडीएनए। ये टीडीएनए इनकॉर्पोरेट विद प्लांट सेल जीनोम। ये टीडीएनए जो है प्लांट सेल के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। और इस टीडीएनए का काम क्या होता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन में टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड किसको कैरी करता है बेटा? टीडीएनए को। किसको कैरी करता है? टीडीएनए को। और ये जो टीडीएनए है, इस टीडीएनए से क्या होता है? एक प्लांट सेल में, किसमें? प्लांट सेल में ट्यूमर इंड्यूस हो जाता है। टीडीएनए का काम क्या है? ये जो टीडीएनए है, इंड्यूस द ट्यूमर इन प्लांट, इंड्यूस द ट्यूमर इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ये ट्यूमर इंड्यूस करता है, राइट? तो प्लांट में ट्यूमर इंड्यूस करता है। उस ट्यूमर वाली डिजीज को क्राउन गोल्ड डिजीज भी कहते हैं। इंड्यूस द ट्यूमर इन प्लांट एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड क्राउन गोल्ड डिजीज। क्या कहते हैं बेटा? क्राउन गोल्ड डिजीज। एग्जैक्टली क्राउन गोल्ड डिजीज में क्या होता है? जैसे ये टीडीएनए किसी प्लांट सेल के कांटेक्ट में जाता है तो प्लांट्स में ट्यूमर इंड्यूस हो जाता है। तो क्राउन गोल्ड जो है वो प्लांट के अंदर एक ट्यूमर है, ट्यूमर डेवलप हो जाता है प्लांट के अंदर। Are you getting or not? That's why this is called crown gall disease, right? Suppose that ये plant cell है, plant cell का जैसे ही multiplication होगा, ये plant है और इस plant में यहाँ पे इस plant के बेस पे एक ट्यूमर डेवलप हो गया है। This is tumor. तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ट्यूमर डेवलप कर देता है। क्या डेवलप कर देता है बेटा? ट्यूमर डेवलप कर देता है। तो ये बैक्टीरिया के पास टीआई प्लाज्मिड है और टीआई प्लाज्मिड के पास टीडीएनए,
और ये टी-डीएनए को इसके पास ट्रांसफर कर देता है, प्लांट सेल के पास सिर्फ टी-डीएनए को ट्रांसफर करता है। तो ये एक ऐसा पैथोजन है, ये जो एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियंस है, इसको आप नेचुरल प्लांट इंजीनियर भी कहते हो। इसमें हमारे एफर्ट्स कम हो जाते हैं क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियंस खुद ब खुद उस प्लाज्मिड को कैरी कर देता है, और वो प्लाज्मिड में जो टी-डीएनए है वो किसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, प्लांट सेल के साथ। और प्लांट सेल में वो क्या कर देता है, फिर प्लांट सेल्स में कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, और वहां पे ट्यूमर डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, ट्यूमर डेवलप हो जाता है। इस चीज का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, हम क्या करते हैं कि जो टीआई प्लाज्मिड है, हमने इस टीआई प्लाज्मिड को लिया, वी हैव टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड में हमने क्या काम किया, इस टीआई प्लाज्मिड में बेटा क्या है, इस टीआई प्लाज्मिड में ऑलरेडी टी-डीएनए है। टी-डीएनए यानी कि ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए है, ये ट्यूमर को इंड्यूस करता है। ध्यान रहे, किसको इंड्यूस करता है, ट्यूमर को इंड्यूस करता है। दिस टी-डीएनए इज रिस्पांसिबल फॉर इंड्यूसिंग ट्यूमर। और इस प्लाज्मिड को आप चाहेंगे टीआई प्लाज्मिड। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम जो है इस प्लाज्मिड के साथ एक फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये टी-डीएनए है और आपने ये फॉरेन जीन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। टी-डीएनए के साथ ही यहाँ पे इसके साइड में आपने फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आपने फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको आप किसी प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वहां पे प्लांट सेल में इसका प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो याद रहे, ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लाज्मिड है ये एक प्लांट के पैथोजन में प्रेजेंट होता है, जिसको आप एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियंस कहते हैं। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लांट के पास टी-डीएनए होता है जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए है। टी-डीएनए इज ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए। तो टीआई प्लाज्मिड के पास जो शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है, टी-डीएनए, वो उसको कैरी करता है प्लांट सेल में। जैसे ही वो टी-डीएनए प्लांट सेल में जाता है वो ट्यूमर को इंड्यूस कर देता है। इस बीमारी को आप क्राउन गोल्ड डिजीज भी कहते हैं। इसका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको आप एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियंस को नेचुरल प्लांट इंजीनियर भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही जीन को कैरी कर देता है प्लांट सेल में। हमारे एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती। अगर ये अपने आप प्लांट सेल में फॉरेन जीन को कैरी कर रहा है तो हमारे एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती। तो आप क्या करते हैं, सिर्फ इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में टी-डीएनए के साथ फॉरेन जीन को अटैच कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। अब आप इसको प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और प्लांट सेल से डिजायरेबल प्रोडक्ट ले सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप ये कहेंगे कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, तो जब आप इसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो याद रहे ये जो टीआई प्लाज्मिड है, ये जो पैथोजन है, ये डिसआर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसआर्म हो जाता है। जैसे ही आपने फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया तो जो टी-डीएनए है उसकी एक्टिविटी रुक जाएगी, ट्यूमर इंड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये इसको डिसआर्म करने के बाद, इसको डिसआर्म किया जाता है, उसके बाद इसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है और फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करके वो एग्रोबैक्टीरियम वो प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करने के बाद उससे जो है फॉरेन जीन के प्रोडक्ट आसानी से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके साथ हो गया टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड के साथ ऐसे ही एक होता है वेक्टर जिसको आप बोलते हो रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरसेस जो होते हैं ये कैंसर कोज वायरस होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं। इनका भी एज ए वेक्टर आप इस्तेमाल करते हैं फॉर एनिमल सेल्स, यूज फॉर एनिमल सेल्स, यूज एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के लिए इनका एज ए क्लोनिंग वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। रेट्रोवायरस को भी डिसआर्म करके क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स के लिए। एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियंस का मेनली प्लांट सेल्स के लिए यूज होता है। तो इसी के साथ हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर वाला टॉपिक है वो आज यही कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर, इन लेक्चर नंबर 4 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।